आर्थिक सीमा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा प्रशासित वह भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का निर्बाध संचालन होता है। इस परिभाषा का आधार व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी के संचलन क्या है? स्वतंत्रता है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। आर्थिक सीमा का क्षेत्र इसमें देश की राजनीतिक सीमा, समुद्री सीमा और आकाशीय क्षेत्र सहित, और दूसरा देश के विदेशों में दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान। अगला, देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान या वायुयान। मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल व प्राकृतिक गैस यान जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में या उन क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जिन पर देश का अनन्य अधिकार हो। ठीक है, अनन्य अधिकार। जैसे कि द्वीप होते हैं, जैसे उसमें हम लोग खुदाई करते हैं फिर उसमें तेल प्राप्त होता है। इस तरीके से जिस देश पर जिस देश का अधिकार होता है वो वहाँ खुदाई कर पाता है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। राष्ट्रीय आय समुच्चय की 2 श्रेणियां होती हैं, देशीय और राष्ट्रीय। आर्थिक देशीय उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद। एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन देशीय उत्पाद कहलाता है। निवासी की संकल्पना समझेंगे। नागरिक और निवासी 2 भिन्न शब्द हैं। एक व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का निवासी हो सकता है। ठीक है, जो भारतीय विदेश में रहते हैं वो भारत के नागरिक हैं और जिस देश में रहते हैं उसके निवासी हो जाते हैं। चलिए, निवासी की परिभाषा। एक व्यक्ति या एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है जिस देश में रहता है। यह स्थित वह उसी की आर्थिक सीमा में उसके आर्थिक हित का केंद्र है। आर्थिक हितों के केंद्र में 2 बातें शामिल होती हैं। वह निवासी व्यक्ति, संस्था उस देश की आर्थिक सीमा में रह रहा है या स्थित है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे उसके कमाने, खर्च करने और संचय करने की आर्थिक क्रिया वहीं से होती है। एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ये उत्पादन चाहे उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या उससे बाहर किया गया हो, उसकी तुलना में उन सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन जो एक देश की आर्थिक सीमा स्थित है देशीय उत्पाद कहलाता है, चाहे यह उत्पादन निवासियों द्वारा किया गया हो या गैर निवासियों द्वारा किया गया हो। राष्ट्रीय उत्पाद और देशीय उत्पाद में संबंध देखेंगे हम लोग। किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, आगे वो समझते हैं। किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उत्पाद होता है। आगे समझते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद, जस्ट वे थोड़ा सा, राष्ट्रीय उत्पाद देशीय उत्पाद प्लस देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर किया गया उत्पादन, देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन। या फिर आगे और समझते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद देशीय उत्पाद प्लस विदेशियों से प्राप्त कारक आय, विदेशियों को दी गई कारक आय। या फिर आगे और समझते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद बराबर देशीय उत्पाद प्लस विदेशों से निवल कारक आय। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक होती तो विदेशों से निवल कारक आय धनात्मक होगी। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से कम होती तो विदेशों निवल कारक आय क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक वर्गीकरण। उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूह या जैसे थोड़ा सा क्षेत्रकों में समूहीकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनिज निकालना, वानिकी आदि। इनसे द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। अब आते हैं हम लोग द्वितीय क्षेत्र में। एक मिनट,
इस क्षेत्र में वे उत्पादन इकाइयाँ शामिल की जाती हैं जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करती हैं। कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जो भी उदाहरण बोल रहे हैं नोट करते चलना। तृतीय क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। इस क्षेत्र इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को। ओके, आगे समझते हैं। जैसे कि आपकी सरकारी नौकरी लगती है तो आप किस क्षेत्र में पहुंच जाओगे, आप तृतीय क्षेत्र में पहुंच जाओगे दोस्तों, ठीक है। इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयां आती हैं। परिवहन, व्यापार, शिक्षा, होटल, सरकारी प्रशासन, वित्त आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए आगे समझते हैं। एक मिनट। राष्ट्रीय आय लेखांकन में, एक मिनट। राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधी बहुत से समुच्चय होते हैं, जैसे कि देशीय व राष्ट्रीय, और सकल व निवल, और कारक लागत व आकलित, और बाजार कीमत पर आकलित, ये सब। चलिए आगे समझते हैं। निवल राष्ट्रीय व देशीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद सकल देशीय उत्पाद मूल्यह्रास। आगे समझते हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास। बाजार कीमत पर आकलन और साधन लागत पर आकलन। साधन लागत पर देशीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर देशीय उत्पाद होता है। चलिए आगे समझते हैं। अप्रत्यक्ष कर प्लस सरकारी सहायता, आर्थिक सहायता बोलेंगे इसको। अप्रत्यक्ष कर, सरकारी सहायता को अंतर निवल अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। निवल अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस सरकारी सहायता, ये सब, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। और ठीक है, डैश। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी नोट करते चलना। बाजार मूल्य पर सकल देशीय उत्पाद मूल्यह्रास डैश निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेशियों से निवल कारक आय, ये सब, ठीक है। राष्ट्रीय आय के आकलन विधियाँ। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रभाव से हमें इसके आकलन की 3 विधियाँ मिलती हैं। पहला है उत्पादन मूल्य संबंधी विधि, आय विधि और व्यय विधि। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। उत्पादन मूल्य संबंधी विधि, इसके अंतर्गत पहले हम प्रत्येक क्षेत्र में बाजार कीमत पर सकल मूल्य सामग्री ज्ञात करते हैं और सभी क्षेत्रों कि इस मूल्य समृद्धि का योग करने में हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात हो जाता है। अब आते हैं आय विधि पर। आय विधि समझते हैं। जस्ट फिर थोड़ा सा आय विधि। इस विधि के अंतर्गत पहले क्षेत्रक द्वारा किए गए कुल कारक भुगतान का आकलन करते हैं, फिर तीनों क्षेत्रकों के कारक भुगतान का योग करने से हम साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि, देशीय उत्पाद या देशी कारक आय ज्ञात हो जाती है। देशीय कारक आय भुगतान के निम्नलिखित घटक होते हैं दोस्तों। कर्मचारियों का पारिश्रमिक और किराए और रॉयल्टी, ब्याज और फिर लाभ, ये सब दोस्तों। चलिए आगे और समझते हैं। मिश्रित आय से तात्पर्य सारे कारकों की सम्मिलित आय। अतः साधन लागत पर निवल देशीय उत्पाद, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस किराया व रॉयल्टी प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस मिश्रित आय यदि हो तो, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। व्यय विधि। व्यय विधि क्या है, इसके बारे में समझते हैं। इस विधि के अंतर्गत हम उपभोग और निवेश पर किए गए व्यय को जोड़ लेते हैं। यह व्यय देशीय उत्पाद पर किया गया व्यय होता है। इसके निम्न विभिन्न घटक हैं और वो घटक हम लोग देखते हैं, समझते हैं। जैसा कि निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, और थर्ड है सकल देशीय पूंजी निर्माण, और फोर्थ है निवल निर्यात या निर्यात आयात, ये सब, ठीक है। आगे समझते हैं। प्रयोज्य आय। उपभोग व्यय और बचत के लिए उपलब्ध आय को प्रयोज्य आय कहते हैं। इसमें कारक आय और हस्तांतरण गैर कारक आय दोनों शामिल होती हैं। राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल की जाती हैं। यदि राष्ट्रीय आय ज्ञात हो तो प्रयोज्य आय ज्ञात की जा सकती है दोस्तों, ठीक है। आगे समझते हैं। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, इसके बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय प्रायोज्य आय से संबंधित 2 समुच्चय होते हैं, सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय और निवल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय। सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय राष्ट्रीय आय प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस मूल्यह्रास, विदेशियों से निवल चालू हस्तांतरण, ये सब।